नमस्कार, मैं अमित अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत आज की ही बात से करता हूं। आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को हमारे देश में एक ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ था जो भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, आज के ही दिन 1925 को भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। जानने योग्य बात यह है कि इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मैक्सिकन गेहूं के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के गेहूं के बीज के साथ मिश्रित कर उच्च पैदावार वाले संकर बीज को विकसित किया था। हर दिवस की कुछ खुशी तो कुछ गम भी होती है। आज के ही दिन हम लोगों ने 2 महान विभूतियों को भी खोया है। पहली विभूति की यदि हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी आज के ही दिन 1941 को विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हुआ था। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वही एक ऐसे कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी, एक भारत की और दूसरी बांग्लादेश के। इसके अलावा आज के ही दिन हम लोगों ने 2019 में सुश्री सुषमा स्वराज जी को खोया था। उन्होंने UN जैसे विश्व मंच से हिंदी की मिठास को पूरे विश्व में पहुंचाया था। इसके अलावा आज के ही दिन हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जोड़ घटाव गुणा भाग करने में उपयोगी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण हुआ था, जो 51 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा एवं 5 टन वजनी था। और आज का कैलकुलेटर इतना छोटा हो चुका है कि हथेली में समा जाता है। आइए अब हम लोग तकनीक की ओर चलें। आज हम लोग तकनीक में द्वितीयक सेल के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। द्वितीयक सेल को मैंने 4 प्रकारों में विभक्त किया था। पहला लीड एसिड सेल, दूसरा निकेल आयरन सेल, तीसरा निकल कैडमियम सेल और चौथा सोलर सेल। लीड एसिड सेल इसमें एक ऐसा सेल है जिसका प्रचलन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा है। आजकल सोलर सेल का भी प्रचलन बढ़ा है। अब हम लोग एक एक करके इन चारों सेल का विवरण देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम लीड एसिड सेल आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। बात जब हम इसकी बनावट की कर रहे हों तो हम कह सकते हैं कि इसके विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कंटेनर, इलेक्ट्रोड, सेपरेटर, सीलिंग कंपाउंड, वेंट, इलेक्ट्रोलाइट इत्यादि। जैसे कंटेनर जो हम लोग के पास होता है, देखते हैं बैटरी का बाहर का जो खोला होता है वो एक दृढ़ रबर का बना होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। यह एक ठोस रबर का बना होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोड के रूप में इसमें धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेटें होती हैं। उसके अलावा सेपरेटर, दोनों मतलब धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य में एक सेपरेटर डाला जाता है ताकि दोनों के बीच शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके अलावा ऊपर से कुछ सीलिंग कंपाउंड डालते हैं ताकि जो हमारा प्लेट है वो अस्थायी तौर पे उसमें पैक रहे। उसके बाद वेंट प्लग होता है जिसकी सहायता से इसमें हम लोग एसिड को डालते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें H2SO4 का सांद्र विलयन प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसके जैसे प्रचालन सिद्धांत जो इसका होता है उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो धन प्लेट होती है उसकी संख्या हमेशा ऋण प्लेट की संख्या से 1 कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा धन प्लेट हो वह दोनों तरफ से कार्य कर पाए, इस वजह से उसमें हम हमेशा 1 कम रखा जाता है। अब हम इस सेल की क्षमता की बात कर लें तो इस सेल की क्षमता अन्य सेल की अपेक्षा अच्छी होती है। लगभग इसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है, जबकि अन्य सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। यह उच्च धारा उत्पन्न करती है। यह आकार में बड़ी होती है। उसके अलावा इसमें जो लेड का प्रयोग किया जाता है वह हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। इस बैटरी का उपयोग रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी एवं डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। जैसे हम लोग इन्वर्टर वगैरह में भी इसी बैटरी का उपयोग करते हैं। बस यही अंतर होता है कि 2.2 वोल्ट का यदि एक सेल है तो उसमें 6 सेल का 12 वोल्ट
उपयोग में लाते हैं, या फिर यदि हम 24 वोल्ट का ये बैटरी यूज कर रहे हो तो इसमें प्लेटों की संख्या ज़्यादा होगी। और लेड एसिड सेल के बाद अब हम लोग निकल आयरन सेल के बारे में जान लें कि यह क्या होता है और यह क्या करता है। तो निकल आयरन सेल को हम लोग एडिशन सेल भी कहते हैं। इसकी मुख्य जो धातुएं होती है इसमें प्रयुक्त निकेल और आयरन, इसी वजह से इसका नाम निकल आयरन सेल पड़ा। अब मैं इसकी बनावट की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। तो निकल आयरन सेल की यदि बनावट की बात किया जाए तो इसमें एक स्टील के पात्र में निकल आलेपित स्टील का बेलनाकार धन प्लेट होता है, यानी कि यह जो सेल है पूर्णतः स्टील का बना होता है। इन प्लेटों पे निकल हाइड्रेट की लुगदी भर दी जाती है एवं इसमें इस प्लेट में कुछ छोटे छोटे पॉकेट बनाए जाते हैं जिसमें आयरन हाइड्रेट यानी FeOH2 का चूर्ण भर दिया जाता है, जो रिन प्लेट की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH तथा लिथियम हाइड्रेट यानी LiOH का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। उसके अलावा यह वजन में हल्का होता है। इस सेल की आयु अधिक होती है क्योंकि मैंने पहले ही बोला यह पूर्णतः स्टील का बना होता है, इस वजह से इसकी आयु अधिक होती है। यह अधिक समय तक डिस्चार्ज की अवस्था में रह सकता है। जैसे यदि हम अन्य सेलों की बात करें तो ज़्यादा दिन तक उसे यदि डिस्चार्ज की अवस्था में रखा जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। यह धारा प्रदान करने की क्षमता इसमें बहुत ही कम होती है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में, ट्रक में, रेलवे में, एयर कंडीशन में, लाइटिंग में, या बोला जाए तो इन्वर्टर वगैरह में भी इस सब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस से, घरेलू पर्पस पे नहीं। अब निकल आयरन सेल के बाद हम लोग बात कर ले निकल कैडमियम सेल के बारे में। तो निकल कैडमियम सेल और निकल आयरन सेल, बस अंतर दोनों में इतना ही है कि उसमें आयरन का प्रयोग किया जाता था और इसमें कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसके बनावट की बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि इसकी बनावट पूर्णतः निकल आयरन सेल के ही समान है। अंतर केवल इतना है कि इसमें निकल कैडमियम सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है एवं किनारे की प्लेट सदैव धनात्मक होती है, तथा पात्र जो कंटेनर होता है वह विद्युत रूप से जुड़ी रहती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.5 वोल्ट तक होता है। इसका जीवन काल अधिक होता है। यह सेल थोड़ी महंगी होती है। यह सेल वातावरण को भी प्रदूषित करती है। कारण यही कि इसमें हम निकल का प्रयोग कर रहे हैं और निकल भी वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। कैडमियम भी इसमें है तो कैडमियम भी वातावरण के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सेल का उपयोग हम लोग मेडिकल उपकरणों, इमरजेंसी लाइटिंग एवं पावर उपकरणों में करते हैं। अब निकल कैडमियम सेल के बाद हम लोग चौथे सेल यानी सोलर सेल की बात कर लें। तो सोलर सेल को यदि परिभाषित करने की बात हो तो हम बोल सकते हैं कि सोलर सेल एक ऐसा सेल है जो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और इसी विद्युत ऊर्जा को हम बैटरी में स्टोर करके रख लेते हैं और बाद में हम इसका उपयोग करते हैं। या हम यह बोलें कि डायरेक्ट भी हम इसको तार से कनेक्ट करके हम विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। बात जब हम लोग सोलर सेल के बनावट की करते हैं तो सोलर सेल एक अर्धचालक युक्ति है, यानी कि यह एक सेमीकंडक्टर युक्ति है जो कि प्लेट के आकार का होता है, जिसके विभिन्न भाग हैं जैसा कि चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया है। एक फ्रंट इलेक्ट्रोड होता है, एक बैरियर लेयर होता है, उसके बाद सेलेनियम की परत होती है, उसके बाद बेस प्लेट होती है। या बेस प्लेट के ऊपर सेलेनियम की परत रहती है, उसके ऊपर बैरियर लेयर रहता है और उसके ऊपर फ्रंट इलेक्ट्रोड रहता है। जब इसके ऊपर किरण आपतित होती है तो उसमें विद्युत वाहक बल पैदा होती है, जिसे हम लोग किसी बैटरी में स्टोर कर लेते हैं और उसमें बहुत सारी युक्तियों को जोड़कर हम इसको चलाते हैं। सोलर सेल जो है वह ऊर्जा का एक दीर्घकालिक स्रोत है, यानी कि जब तक सूर्य है तब तक हम उससे एनर्जी को अपने बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा
जो सोलर सेल होता है, यानी जो सोलर प्लेटें होती हैं, उस पे गारंटी वारंटी भी आजकल लगभग कम से कम 15 वर्ष का दिया जाता है, कि 25 वर्ष तक का भी दिया जाता है। ठीक है। और यह जो सोलर सेल होता है, इसका वातावरण पे कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसके अलावा इसका हम उपयोग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर इत्यादि में करते हैं। जो हम लोग कैलकुलेटर देखते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर के साइड में एक छोटी सी प्लेट लगी रहती है, वही हमारा सोलर सेल है। इसके अलावा हम रेलवे स्टेशन एवं छोटी प्रयोगशालाओं, गाँव में विद्युत शक्ति के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसका उपयोग कर, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पे जो शेड लगा रहता है, शेड के ऊपर बहुत सारे सोलर प्लेटों का समूह लगा रहता है, उससे नीचे का बैटरी कनेक्ट रहता है। देखिए, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। उसमें उसको बिजली से भी जोड़ा जाता है और साथ ही आपका सोलर पैनल से भी जोड़ा जाता है। यानी वहाँ पे जो इन्वर्टर कहा जाए जो लगा रहता है, वो एक तरह से हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहता है, कि जब जिसका भी वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा हो उस पे वह वर्क करेगा। जब मान लीजिए कि बिजली यदि कट गई तो मेरा उधर से वर्क कर रहा है, और जब बिजली मेरी है तो उधर से वर्क कर रहा है। ऐसा ही होता है। और यह जो सोलर प्लेट होता है, लगभग हर जगह आजकल तो टावर वगैरह में भी इसका कुछ ज़्यादा ही उपयोग आ रहा है। उसके अलावा गांव घर में भी स्ट्रीट लाइट के रूप में भी इसका कुछ ज़्यादा ही उपयोग होता है। अब हम लोग द्वितीयक सेल को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर को यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातों को प्राथमिक सेल में भी रखा था और द्वितीयक सेल में भी रखा है। आप चाहें तो इस दोनों में अंतर को रख सकते हैं। इसके अलावा सेलों का समूहन भी होता है, जैसे श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में या मिश्रित में, यानी श्रेणी और समानांतर का मिक्सचर। तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों को लेके। वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने मित्र, दोस्तों, परिवारजनों में इन सब बातों को बताएं, तकनीक से अवगत करवाएं। कोरोना काल है, खुद को जहाँ तक हो सके स्वच्छ रखने की कोशिश करें, स्वस्थ रखने की कोशिश करें, बिना काम के बाहर ना निकलें। इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो को यहीं पे संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।